कह रही है मेरा कहीं घूमने जाने का कोई प्लान नहीं है। हाँ माँ। नहीं माँ, मायके आना ही कहाँ हो पाएगा माँ। कहाँ मुझे इतनी फुर्सत है। मेरे लिए तो चाहे गर्मी की छुट्टी हो चाहे सर्दी की, रहना तो मुझे इसी घर में है ना। मुझे कहाँ निकलने को मिलेगा। मायके आना तो मैं भूल ही गई हूँ। कोई बड़ा फंक्शन होता है, कोई छोटा फंक्शन होता है, मैं कभी मायके नहीं आ पाती। हाँ माँ। हाँ। अच्छा ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। रखती हूँ फ़ोन। प्रणाम माँ। ला ला ला। प्रिया, मेरी ऑफिस की फाइल कहाँ पर रखी है तुमने? दिख ही नहीं रही है कहीं पर। कहाँ रखी प्रिया? गौतम जी फाइल छोड़िए, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। कल रोहित पूछ रहा था कि मम्मी, हम लोग कभी गर्मी की छुट्टी में कहीं घूमने क्यों नहीं जाते। जब से मेरा बेटा हुआ है 6-7 साल हो गए हैं, हम कहीं भी नहीं जाते आते। कल दीदी का फ़ोन आया था, वो भी अपना शिमला मनाली जा रही हैं बच्चों को लेकर घूमने इस गर्मी की छुट्टी में। और माँ का फ़ोन आया था, देखिए ना अभी, वो मुझे मायके ही बुला रही थी। पर हम कहीं कभी नहीं जा पाते। इसी घर में हमारे हर दिन रात, हर मौसम, हर वक्त गुजरता है। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, आप कुछ करते क्यों नहीं? आप बाबूजी को समझाते क्यों नहीं? अरे यार प्रिया, समझने की कोशिश करो। सब चले जाते हैं तो पापा अकेले नहीं हो जाएंगे। अकेले उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से वो नहीं चाहते कि सब जाएं कहीं। नहीं, पापा को अच्छा नहीं लगेगा। वो ना खुद कहीं घूमने जाते हैं, ना हमें कहीं घूमने जाने देते हैं। अपना तो घंटा 2 घंटा को दोस्तों से मिल भी आते हैं, घूम खेल आते हैं, खुश हो जाते हैं। पर मुझे सोचिए, दिन रात इसी घर की चार दीवारी देख देख कर तंग आ गई हूँ मैं। मेरा ना किसी काम में मन लगता है, ना अब इस घर में मन लगता है। और आप है कि कुछ मेरी सुनते ही नहीं। बाबूजी अपना अपने दोस्तों में घूम खेल आते हैं, आप अपना ऑफिस चले जाते हैं, रोहित स्कूल चला जाता है। मुझे सोचिए, मुझे ही कहीं कोई जगह नहीं है, बस ले देकर ये घर ही है। इसकी कोने कोने को सफाई करते करते, इसकी दिवाली देखते देखते तंग आ गई हूँ मैं। मुझे भी थोड़ा बदलाव चाहिए। क्या मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं आ सकती? अपनी माँ की, अपनी भाभी की, सबकी शक्ल तक भूल चुकी हूँ मैं। मेरी बहन हर साल मायके आती जाती है, गर्मी की छुट्टी में घूमने बाहर जाती है, पर मेरे नसीब में तो ये सब कुछ है ही नहीं। लगता है कि इस घर में कैद होकर रह गई हूँ मैं। ऐसे ही ऐसे ही आप लोग माँ जी के साथ भी व्यवहार करते थे। इसीलिए इसीलिए माँ जी ये दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मैं भी एक दिन। प्रिया, तुम क्या नाक से नाक बातें कर रही हो? हाँ, बोलने से पहले सोच तो लिया करो क्या बोल रही हो। तुम्हें पता भी है, माँ का जाना मैं आज तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। माँ की यादें अभी भी मेरी आंखों में, माँ की तस्वीरें टहलती रहती हैं, और तुम ऐसी बातें कर रही हो। प्रिया, आज कह दिया, दोबारा कभी ऐसी बातें अपनी जुबान से मत निकालना। तुम इस गर्मी की छुट्टी कहीं घूमने जाना चाहती हो ना, बाहर जाना चाहती हो ना, मैं वादा करता हूँ तुमसे, इस गर्मी की छुट्टी मैं तुम्हें और रोहित को घुमाने बाहर ले चलूंगा। पक्का ले चलूंगा। पर खबरदार, ऐसा कुछ दोबारा अपने मुंह से निकाला तो मैं आज ही ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ, बाबूजी से भी बात कर लूंगा। पर खबरदार, आइंदा से ऐसी कोई बात दोबारा कभी मत कहना। मैं आपसे कभी कुछ कहना नहीं चाहती। जो भी जैसा भी होता है मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ, पर बर्दाश्त की एक हद होती है। मुझे भी तो मुझे भी तो थोड़ा बदलाव चाहिए इस घर की उम्मीदों से, इस घर की जंजीरों से। माँ की तरह मैं भी घुट घुट कर नहीं रहना चाहती। माँ की घुटन ही उनकी मौत का कारण थी, ये आप भी अच्छे से जानते हैं, और मैं भी। हम लोगों ने गलती की, जो हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सके। पर अगर आज आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया ना, तो एक दिन आप मेरे लिए भी ऐसे ही रोएंगे। और ये मैं कह नहीं रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। अरे गौतम, अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गया। तुझसे मैं कहने आने वाला था, अब की बहू को बोल दे कि कल से रोटियां थोड़ी हल्की बनाएगी। पेट में गुड़ुर गुड़ुर करती हैं रोटियां। अरे इतनी मोटी रोटी बनाती है कि क्या ही बताऊं। कल से कह देना कि थोड़ा पतली पतली और छोटी छोटी रोटियां बनाए। हाँ, खाना बनाने में मन नहीं लगता। अब देखो ना बेटा, खाना जब तक मन का ना होना, तब तक ना पेट स्वस्थ रहता है, और ना ही भूख ही मिटती है। जी पिताजी, मैं बोल दूंगा। कल से प्रिया रोटियां हल्की ही बनाएगी। पिताजी, वो मुझे आपसे एक और बात करनी थी। पिताजी, क्या है ना कि मैंने ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, और मेरी छुट्टी मंजूर भी हो गई है। तो सोमवार से मैं प्रिया और रोहित को लेकर जरा कहीं बाहर घुमाने जा रहा हूँ। अच्छा, ये बात है। तभी तो बहू का मन ही नहीं लग रहा है खाना वाना बनाने में। अरे जब घूमने जाने का प्लान बना लिया है तो घर में काम में कहाँ मन लगेगा। अब भाई क्या ही कहा जाए, मुझे बता रहे हो, पूछा तो है नहीं। अब अपने मन का सब कुछ करने लगे हो ना, जोरों के गुलाम जो बन गए हो। अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही अपनी जिंदगी चलाए रखना। औरत के तलवों के नीचे ही रहना जिंदगी भर। हाँ, और एक बात तुम्हें बता दूं, जो आदमी औरतों को जूती समझते हैं ना, वही आदमी घर में अपना राज चला पाते हैं। और तुम जो औरत को सर पर चढ़ा रहे हो ना, एक दिन पछताओगे। बताने आए हैं बाप को कि बीवी को घुमाने लेकर जा रहा हूँ। घुमाओ खूब, घुमाओ खिलाओ।
अरे एक दिन देखोगे परिणाम बुरा ही होगा तुम्हारे लिए। मेरा क्या जा रहा है, मैं तो अपना घर पर रहूंगा ही। मैंने तो अपनी जिंदगी शान से जी ही, पत्नी को भी दबा कर रखा और अपना घर परिवार भी संभाला, पर लगता है बेटा मैंने नालायक पैदा कर दिया। बहू, ओ बहू, अरे तुम तो यही हो, बोलती नहीं हो। हाँ, चलो खैर, मैं ये बता रहा था ना कि बाहर वो जो लंगोट सूख रहा है मेरा ना, उसमें थोड़ा सा छेद हो गया है। तो एक काम करो, दो चार सिलाई मार दो उस पर, सही हो जाएगा। बाबूजी वो इन्होंने भी देखा है, वो बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, वो नया ले आएंगे आपके लिए, उसे सिलने की कोई जरूरत नहीं, वो ज्यादा फट गया है। ज्यादा क्या फट गया है, अरे जरा सही तो छेद हुआ है उसमें। इतनी जल्दी क्या नया लाना, तुम्हारी तरह फिजूल खर्ची कर नहीं करता मैं। बिना किसी तेज त्योहार हुए हर दूसरे हफ्ते चली जाती हो झोला उठाकर मॉल में शॉपिंग करने, ढेर ढेर सारे कपड़े खरीदने, मेरे बेटे का पैसा उड़वाने। औरत के हाथ में इसीलिए तो पैसे रखने ही नहीं चाहिए। पर क्या कहूँ ही अपने सपूत को। और मैंने ही तुमसे कहा था कि मेरे लंगोट वगैरह धो दिया करो। अरे ससुर के ये सब काम बहुएं कर देती हैं, पर नहीं, तुम तो महारानी पटरानी हो ना, तुमने तो मेरा लंगोट छूने से ही इनकार कर दिया है। इसीलिए सिलाई नहीं करनी ना, तो ये कह दो। ये क्यों कह रही हो कि नया आएगा, ये फलाना ढमकाना बात बता रही हो मुझे। अभी तक तो मुझे लगा था धुलने से ही इनकार किया है तुमने। तुमने धुलने से इनकार किया और मेरा बेटा धुलने लगा। अब तुमने सिलने से इनकार किया है, तो वो काम भी मैं उसी से करा लूंगा। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तुम बस पटरानियों की तरह पैसे उड़ाओ बस, इसी के लिए तो हो तुम इस घर में। कसम से इतना गुस्सा आती है ना मुझे कभी कभी इस बुढ़े पे, कि जी करता है कि रात को मैं इसका टेटुआ ही दबा दूं, मुक्ति पालूं हर झंझट से। मेरी सास को खा गया, अभी भी इसको चैन नहीं है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है ये। चाहता क्या है ये बुढ़ा? जब तुमसे उठा नहीं जा रहा है, काम किया नहीं जा रहा है, तो क्या जरूरत है जबरदस्ती करने की अपने शरीर के साथ। आराम करो, बैठो, कुछ देर लेटी रहो, आराम मिलेगा तुम्हें। अब करूं ही क्या? मैं तो चाहती हूँ उठकर काम करना, पर शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, बुखार चढ़ा हुआ है। इस बार महीने वाली समस्या भी 2-4 दिन ज्यादा ही रह गई थी, बहुत कमजोरी भी आ गई है। अब डॉक्टर को भी दिखाना है, लेकिन घर के कामों से फुर्सत मिले तब ना। चलो सब मैनेज हो जाएगा, तुम आज आराम कर लो। एक काम करता हूँ, मैं बाहर से खाना मंगा लेता हूँ, हम सब खा लेंगे। तुम्हें आज आराम करना चाहिए, तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे रहा है तो जबरदस्ती काम करने की कोई जरूरत नहीं है। रोज तो तुम काम करती ही हो। अरे गौतम, अरे ओ गौतम हुआ, गौतम हुआ। शुरू हो गया ये आदमी फिर से। ए बहू, ओ बहू। अरे भगवान क्या बताया जाए, जब देखो तब इस घर में कोई काम ही समय से नहीं होता। गौतम हुआ, ओ गौतम हुआ, बीबी के पल्लू में जाकर छिप गया, कमीना कहीं का। तुम आराम करो, मैं देखता हूँ बाबूजी को, तुम आराम करो। अरे गौतम वो कहाँ मर गया था, बीवी के पल्लू में जाकर छिप गया था क्या? तुम लोगों को रात दिन किसी चीज का कोई होश नहीं रहता क्या? जब देखो तब उसी कमरे में घुसे रहते हो। अरे लास्ट तरफ है, तुम लोगों ने बेच खाई है, बेच। अरे बुढ़ा बाप घर में है, किसी बात की कोई कोई तमीज नहीं है, और ना ही तो कोई संस्कार है। माँ मर गई तुम्हारी, अरे तुम्हारी और तुम्हारी बहू के भरोसे ही तो हूं मैं इस घर में। और तब पर भी तुम लोग मुझे समय से रोटी पानी दाना नहीं दे पाते। कब से खड़ा होकर यहाँ चिल्ला रहा हूँ, एक कप चाय नहीं मिली है। सुबह से पूजा पाठ करके अपना बैठा हूँ, कब से चिल्ला रहा हूँ कि अब मिल जाएगी, अब मिल जाएगी। सुबह के 9:30 बजे आए हैं और चिल्ला रहा हूँ, तो तू भी नहीं निकल रहा है अपने कमरे से बाहर। ना तो वो तेरी बीवी महारानी आ रही है। बाबूजी माफ करिएगा, वो आज प्रिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं कह रहा था कि बाहर से ही खाना मंगा लेते हैं। प्रिया की तबीयत इस लायक नहीं है कि वो उठकर खाना पीना बना सके। प्रिया की तबीयत, उसकी तबीयत को क्या हो गया? अभी तक तो ठीक ठाक ही थी ना, अचानक से क्या हो गया? और ये सब ना चोचले बहाने हैं घर में काम ना करने के, मैं सब अच्छे से समझता हूँ। एक बात सुन ले गौतम, जब तक मैं जिंदा हूं ना, इस घर में बाहर का ना खाना आएगा और ना ही खाया जाएगा। अब चाहे तू बना या तेरी बीवी, मुझे उससे लेना देना नहीं है। पर मुझे गरम गरम सेकी हुई रोटियां चाहिए, समझा? जी, जी बाबूजी। अरे मैं सब अच्छे से समझता हूँ, तुम लोग तो मुझे घर से ही निकाल देते जैसे लक्षण है तुम लोगों के। हाँ नहीं तो ये तो अच्छा है कि ये सब घर, जमीन जायदाद सब मैंने अपने नाम अभी रखा हुआ है, कुछ किसी के नाम नहीं किया, वरना तुम दोनों तो इस बुढ़े को निकाल कर घर से बाहर ही फेंक देते। हाँ नहीं तो सब अपने कब्जे में किया हूं मैं। हाँ, तुम लोग बुढ़ापे में झक मार कर मेरी सेवा करोगे। अरे प्रिया बस भी करो, मत रो। तुम जानती हो ना, मैंने बहुत समय से खाना बनाया नहीं था, इसलिए आदत नहीं थी। 6-7 सालों में कभी ऐसा कोई समय आया नहीं। वही जब एक बार हमारा बेटा रोहित पैदा हुआ था, तब तो माँ थी खाना बनाने के लिए।
मैं उनकी थोड़ी बहुत मदद करा दिया करता था, पर पूरा खाना मैंने अकेले ना कभी नहीं बनाया। ये मौका मुझे अभी ही आया। खैर जाने दो प्रिया, थोड़ा सा ही तो कटा है और थोड़ा सा ही जला है, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम चलो लेटो, मैं तुम्हें तुम्हारी दवाइयाँ खिला देता हूँ। और ये बताओ मुझे, मेरा बनाया हुआ खाना तुम्हें कैसा लगा? इसीलिए इसीलिए मैं मरते गिरते भी उठकर खाना बनाने को तैयार हो जाती हूँ। नहीं चाहती थी कि आपके साथ ये सब कुछ हो। मेरी वजह से ही आपके साथ ये हुआ ना, आपके हाथ में कट लगी, आपके हाथ में जलन हुई। सब मेरी वजह से। अगर बाबूजी बाहर का खाना खा लेते ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। पर ना जाने बाबूजी की सोच कब ये खत्म होगी। बाबूजी कभी भी बाहर का खाना नहीं खाते। मानती हूँ कि रोज नहीं खा सकते, पर कभी कभी तो चलता है ना। अगर कभी हम निमंत्रण में जाना होता है हमें, या कहीं पार्टी में जाना होता है, तो उससे पहले भी मुझे घर पर खाना बनाना पड़ता है। बाबूजी को उनके समय से रोटियां सेक कर देने के बाद ही मैं कहीं निकल सकती हूँ। मेरी पूरी जिंदगी ही बाबूजी की घड़ी की सुइयों के हिसाब से चलती है। ऐसी जिंदगी किस काम की जो घड़ी की सुइयों पर चले। ऐसे ही बाबूजी माँ के साथ भी करते थे, और इसीलिए माँ जी इस दुनिया से जल्दी ही चली गई, वरना ये कोई उम्र थी उनकी इस दुनिया से जाने की। लेकिन जब उन्हें आराम की जरूरत थी, तब पर भी बाबूजी ने उनके बारे में नहीं सोचा, उन्हें आराम नहीं दिया, और उसका नतीजा क्या हुआ। प्रिया, बाबूजी को ना तुम समझा सकती हो ना मैं। वो जैसे आज है ना वैसे ही कल भी रहेंगे, और हमेशा वैसे ही रहेंगे। एडजस्ट हमें ही करना होगा। मैं नहीं चाहता कि दुनिया हमें थूके कि हम अपने बुढ़े बाप की सेवा नहीं कर पाए। और देखो, अब ये सब बातें छोड़ो, मैंने तुमसे कहा है ना कि हम लोग इस बार मनाली घूमने जाएंगे, शिमला मनाली। तो तुम अपनी पैकिंग वगैरह कर लो, और तुम देखो अपनी तबीयत का ध्यान रखो, तुम ठीक भी रहो, तभी तो हम शिमला मनाली घूमने का मजा ले पाएंगे। छोड़ो इन बातों को, चलो तुम आराम कर लो और अपनी पैकिंग भी कल से शुरू कर दो। बाबूजी ये सब क्या है? पहले तो आपसे बात हो गई थी ना कि गीता उतने दिनों तक खाना बना देगी आपके लिए। गीता के हाथों का खाना आप खा लेंगे उतना दिन। और अब जब हमारी आज टिकट कंफर्म है, आज हमारे लिए जाने का टाइम आ गया, तो आप कह रहे हैं आपको गीता के हाथ का खाना नहीं खाना। ये क्या बात हुई पिताजी? अब मैं अचानक से इतनी जल्दी आपके लिए दूसरा इंतजाम कहाँ से करूं? तो तुम्हें कौन रोक रहा है बेटा? जाओ अपना शिमला मनाली अपने परिवार के साथ, बीवी के साथ, बीवी के पल्लू से बंधा हुआ जिसका बेटा होगा, वो ऐसे ही तो बुरा बुरा दिन देखेगा। मैं अपना रोटी पो खा लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उस गीता की तो हर किस नहीं, निहायत ही बेकार औरत है वो। मुझे तो लगा था कि साफ सुथरी होगी, पर मैंने उसे देखा गंदे गंदे कूड़े छूती है, उसके बाद उसी हाथों से जाकर खाना परोस देती है। मैंने तो उनके विनायक साहब के यहाँ देखा उसे ऐसा करते हुए। वो अपना खाते पीते होंगे उसके हाथ का, मैं नहीं खाऊंगा ऐसी औरत के हाथ का। मैं अपना पंडित आदमी हूँ, मुझे तुम लोग दो रोटी सेक कर दे सकते नहीं? मेरे मरने का इंतजार ही कर लेते, मेरे मरने के बाद शिमला मनाली चले जाते। अरे नहीं, लेकिन तुम लोगों को तो अभी जाना है। बुढ़ा घर रखा है और बेटा बहू अपना उड़ान भरे। जाओ जाकर घूमो फिरो, मैं चाहे भूखों मर जाऊं, तुम लोगों का क्या जा रहा है? प्रिया, ऐसी हालत में बाबूजी को मैं अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ही मायके छोड़ आता हूँ। कम से कम शिमला मनाली घुमाने नहीं ले जा सका तो कोई बात नहीं, कम से कम तुम अपने मायके तो घूम लोगी। जाओ जाकर तैयार हो जाओ, मायके के लिए निकलते हैं तुम्हारे। पर बाबूजी का खाना। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस कुछ दिनों तक अपना ब्रेक ले लो। वैसे भी सही बात है, गर्मी की छुट्टी रोहित की खत्म हो जाएंगी, तो तुम्हें फिर से यही चूल्हा चौका यही घर संभालना है, बाबूजी को संभालना है। तो जब तक उनकी छुट्टी चल रही है, तब तक तुम जाओ अपना घूम आओ मायके। बाबूजी प्रणाम। वो मैं प्रिया को इसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। प्रिया और रोहित वहाँ कुछ दिनों तक रहेंगे, और उसके बाद मैं प्रिया को वापस लिवा लाऊंगा। तब तक गर्मी की छुट्टियों भर प्रिया भी अपना रह लेगी अपने मम्मी पापा के पास, और मैं तो शाम तक वापस आ जाऊंगा आपको खाना बनाकर देने के टाइम तक। थोड़ा देर में आए सो करो भाई, मैं तो किसी को रोकता टोकता ही नहीं। पर बहू, एक बात कहूंगा, अरे एक बच्चे की माँ हो गई हो, ये क्या चटक मटक पहनकर मायके जा रही हो? ऐसा लग रहा है डोले पर की दुल्हन है, अभी आज ही उतरी है। और जब पति से अलग हो रही हो, वहां मायके में अकेले रहना है, तो ये चमक धमक की साड़ी पहनकर किसे दिखाना चाहती हो? जहां जाना हो जाओ, बस मेरे खानदान की नाक मत कटाओ बहू। जैसे मर्यादित कपड़े पहनने चाहिए ना, वैसे ही पहनो, वैसे ही रंग पहनो। मैं तो ऐसे ही जाऊंगी, नहीं बदलना मुझे मेरे कपड़े। ये कौन होते हैं मुझे मेरे कपड़ों के रंग बताने वाले? आज तक आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। और बाबूजी। प्रिया, तुम क्यों हर बात में बाबूजी से बहस करने पर चल पड़ती हो? अपना रख लो ये साड़ी, मायके में पहनना। यहाँ से पहन के जाना जरूरी है क्या? जो बाबूजी कहेंगे उसका उल्टा ही करना है तुम्हें। जाओ, ये कपड़े रख लो और कोई दूसरे कपड़े पहन कर आ जाओ। आपको तो बस आपके बाबूजी ही सही लगते हैं।
जब से बहू घर से चली गई है, घर कितना खाली खाली सा हो गया है। अरे रहती थी तो घर में दो चार काम करती थी। अरे घर की लक्ष्मी को घर में होना चाहिए। 2 दिन रुक ली मायके में, बस बहुत नहीं है? अब और ज्यादा ठहरने की क्या जरूरत है? घूम फिर तो ली। अब उसे अपने घर नहीं आ जाना चाहिए? पर ऐसे नहीं आएगी। और अगर नहीं आई ना, तो फिर धीरे धीरे मायके में रच बस जाएगी। और मायके में रच बस जाएगी तो ससुराल के काम उसे भारी लगेंगे। इससे तो अच्छा है कि वो जल्द से जल्द अपना ससुराल आ जाए। वैसे भी खाली घर अच्छा नहीं लग रहा है। होती थी तो दो चार काम बता दिया करता था, और दिखती थी काम करते हुए। अब इस अकेले घर में मैं क्या करूं? कुछ ना कुछ तो जुगत लगानी ही होगी, जिससे बहू वो यहाँ आ जाए वापस से। नमस्ते ताऊ जी। ताऊ जी, वो गौतम भैया ने कहा था कि घर जाकर जरा आपका हाल चाल ले लूं। तो ठीक है ताऊ जी, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया है। अरे खुश रहे मेरे लाडले। अभी तक तो ठीक नहीं था, पर तू एकदम सही समय से आया है। अब मैं जरूर खुश हो गया। तू ना मेरा एक छोटा सा काम कर दे, बदले में ना मैं तुझे 2,000 रुपए दूंगा। 2000? वाह ताऊ जी, करना क्या है मुझे? मैं तुझे बताता हूँ। बस यही करना है तुझे। ठीक है ताऊ जी, मैं आपका काम करके आता हूँ, फिर मुझे मेरे पूरे पैसे दे दीजिएगा। हाँ हाँ, दे दूंगा। बस तुझे ये बात किसी से बतानी नहीं है कि ये काम मैंने तुझसे पैसे देकर करवाया है। जी ताऊ जी। चलो बहू, मुझे नीचा दिखाकर अपने मायके गई थी ना, कि भले ही आप मुझे ससुर जी शिमला मनाली घूमने ना जाने दो, तो मैं अपने मायके जाकर दिखाऊंगी आपको। बहुत ऊंचा उड़ रही थी ना, तुम्हारे सारे पंख कतर दूंगा मैं। वापस से इसी घर में झाड़ू पोछा करते हुए ना दिखाई दी ना, तो कहना मेरा नाम भी गिरधारी लाल नहीं। सच कहूँ माँ, उस घर में घड़ी की सुइयों के हिसाब से काम होते हैं सारे। पापा जी तो एकदम से नरक मचा कर रखते हैं माँ। सच में मैं तो तंग आ जाती हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में इन्होंने मुझसे वादा किया किया तो ये मुझे मायके या शिमला मनाली कहीं तो घुमाने लेकर जाएंगे। तब जाकर थोड़ा दिल को शांति मिली माँ। वरना उस घर में दिन रात काम करते करते बाबूजी के आदेश सुनते सुनते ना थक गई थी मैं। बेटा, तेरी सास के जाने के बाद तूने अपना घर बहुत ही अच्छे से संभाला। तेरे ससुर जी की जगह कोई और ससुर होता ना, तो वो अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकता। पर उन बुढ़ाओं को तो मैं क्या ही कहूँ, अपनी पत्नी की सेवा की कभी तारीफ नहीं की, तो बहू की सेवा की क्या ही करेंगे वो। उनसे क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। बस खुशी इसी बात की है कि चलो जमाई बाबू तो तुझे समझते हैं। पूरे 6-7 सालों के बाद मैं खुद ही अपनी बेटी को देख पा रही हूँ। कभी अपने पोते का जन्मदिन किया था तब बुलाया था, नहीं आ पाई। किसी भी कारण से तुझे बुलाती हो तो तू आ ही नहीं पाती। तेरे ससुर जी ने तो तुम लोगों की जिंदगी पर पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है। मैं क्या ही कहूँ, ऐसे कंट्रोल करके बच्चे थोड़े ना रखे जाते हैं। बच्चों के साथ तो खुशी से और प्यार से रहा जाता है, प्रेम से रहा जाता है। परिवार बनाया जाता है खुशी से, डरा कर थोड़े ना। ठीक हो ना क्या? हेलो भाभी, नमस्ते। आंटी जी नमस्ते। हाय चिंटू, लिटिल चैम्प्स कैसा है? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? अरे पीयूष, तुम यहाँ कैसे? वो कुछ नहीं भाभी, आपके मायके की ओर से ही गुजर रहा था, तो सोचा कि आप लोगों से मिलता चलूं। फिर पता चला कि आप लोग यहाँ पर हैं, तो सोचा इसी बहाने चैम्प से भी मिल लूंगा, थोड़ी देर इसके साथ खेल लूंगा। हाँ पीयूष भैया। भाभी वो गर्मी से आया था, जरा एक गिलास पानी मिलेगा क्या? भूख भी बहुत लगी है। बेटा तुम बैठो यहीं पर, मैं बहू से कहकर खाना पानी की व्यवस्था करवाती हूँ। और चैम्प्स कैसा है यार, आइसक्रीम खाने चलेगा? वाह, आइसक्रीम खाने चलूंगा भैया, चलूंगा। देखो पीयूष, इतनी धूप में तुम्हें उसे कहीं लेकर जाने की जरूरत नहीं है। बैठो यहाँ पर तुम लोग, खाना पानी की सबकी व्यवस्था ही करवा रही हूँ, बैठो। मैं तो लेकर जाऊंगा, मैं इसीलिए आया ही हूँ। मैं इसे लेकर घर जा रहा हूँ भाभी, आप भी अपना घर आ जाइएगा, ताऊ जी ने कहा है। बाय बाय। देवर जी रखिए मेरे बेटे को वापस। देवर जी उसे छोड़ दीजिए। देवर जी। क्या हुआ, क्या हुआ प्रिया, तो चीखी क्यों? क्या हो गया बेटा? माँ, माँ पीयूष, माँ पीयूष मेरे बेटे को लेकर चला गया माँ। मुझे अच्छे से पता है ये सब कुछ ससुर जी ने किया है, उन्होंने जानबूझकर किया है। वो जानते हैं कि मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए वो मेरे बेटे को मुझसे छीन लिए। पीयूष मेरे बेटे को लेकर चला गया माँ। मैं रोकती रह गई, मैं उसे चिल्लाती रह गई, वो मेरे बेटे को बाइक पर बिठाकर लेकर चला गया माँ। ये तो समधी जी ने अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी। बहुत हो गया, बहुत जुल्म उनका मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरी बेटी को इतना सता रहे हैं, समझ समझ के क्या रखा है? क्या मेरी बिटिया कोई अनाथ है?
बहुत हो गया अब उनका। जमाई बाबू से भी मैंने ऐसे उम्मीद नहीं की थी। अपने बाप का प्यार तो उन्हें दिखाई देता है, पर पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ में आती। घर वालों ने मिलकर मेरी बिटिया के साथ अन्याय करने का ठेका लेकर रखा है। अब दिखाती हूँ मैं उन लोगों को कि एक माँ का प्यार क्या होता है। मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा के साथ रहना है, मुझे नानी के घर रहना है। अरे चुप हो जा मेरे लाला। तू अपने दादा के पास है। हाँ, मेरे खानदान के चिराग, मेरे लाल, मेरे राजकुमार। तुझे यहाँ से कहीं जाने देना ही नहीं है मुझे। तू हमेशा यही रहेगा मेरे लाल। और तेरे पीछे ना तेरी अम्मा भी आएगी अभी। हाँ, चिंता मत कर, अभी आती ही होगी वो। नहीं, मुझे मम्मा पास जाना है, अरे रोहित, तू यहाँ? बाबूजी, ये रोहित यहाँ कैसे? मुझसे क्या पूछ रहा है? पूछना तुझे अपनी बीवी से चाहिए कि वो यहाँ क्यों नहीं है। उसका बेटा जब यहाँ आ गया है सुबह से ही है, और वो करमजरी अभी तक नहीं आ पाई। हाँ, बेटा उसका यहाँ रोते रोते देख रहा है, इसके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई है। पर वो कैसी निष्ठुर माँ है कि उसे अपने बेटे की फिक्र ही नहीं है। अरे, मुझे तो अपने पोते की याद आ रही थी। वो तो पीयूष गया हुआ था घर, तो ये उसके साथ ही चला आया। इसे भी मेरी याद आ रही थी। दादा दादा कहकर रोने लगा था मिला मुझसे तो। लेकिन थोड़ी देर बाद ही भूख लगी तो माँ की जरूरतें याद आने लगी। माँ याद आने लगी, और माँ है कि वहां अपने मायके में बैठी हुई है। उसको फोन लगा और उसको बुला यहाँ पर। अभी तक आई क्यों नहीं वो? नहीं पापा, मैं अपने मन से नहीं आया। मुझको पीयूष भैया जबरदस्ती उठाकर लाए। मम्मी रो रही थी, पर पीयूष भैया ने नहीं माना। वो मुझे बाइक से उठाकर यहाँ ले आए। मैं जब से आया हूँ तब से मैं मम्मी को बुला रहा हूँ। मुझे मम्मा पास जाना है पापा। कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो। मैं अभी पीयूष को बुलाता हूँ। ऐसा कैसे कर सकता है वो? तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ यहाँ तक लाया कैसे वो? इतनी हिम्मत कैसे हो गई उसकी? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पीयूष को मैंने ही कहा था कि वो रोहित को यहाँ लेकर आए, क्योंकि मैं रोहित को याद कर रहा था। मैं इसका दादा हूँ, मैं अपने परिवार के बगैर नहीं रह सकता। मुझे याद आ रही थी इसकी, इसलिए मैंने इसे बुला लिया वापस। क्या गलत किया इसमें? चलो रोहित बेटा, मैं आपको मम्मा के पास छोड़ कर आता हूँ। ये सब क्या है गौतम? तुझे यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए हैं। 4 दिनों से आकर तू अपने ससुराल में बैठा हुआ है। घर की सारी जिम्मेदारियां सब तुम लोगों ने खत्म कर दी है। हाँ, परिवार की जिम्मेदारियां कुछ नहीं देखना है किसी को। हाँ, एकदम से नाकारा और निकम्मा नालायक हो गया है तू। अपने बाप को वहां घर में अकेला छोड़कर तू भी यहाँ आकर बैठ गया अपने ससुराल में। तू ऐसा निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। 4 दिनों से आकर अपने ससुराल में बैठा हुआ है। बैठेगा ही क्यों नहीं? तुझे बीवी भी तो ऐसी ही मिली है। मानना पड़ेगा समधन जी, बहुत अच्छे संस्कार सिखाए हैं अपनी बेटी को कि घर परिवार कैसे संभाला जाता है। वहां अपने बुढ़े ससुर को अकेला छोड़कर अपना तो यहाँ बैठी ही थी, मेरे बेटे को भी यहाँ बिठा लिया, और मैं वहां बुढ़ा रोटी पोंख खाऊं। बस समधी जी, बस बहुत हो गया। बहुत सुन लिया मैंने आपका। मैंने अपनी बेटी को क्या सिखाया है ये आप हरदम सुनाने बताने चले आते हैं। आपने अपनी जिंदगी में क्या सीखा है? हाँ, बताइए मुझे। अगर मुझे पता होता कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर परिवार में कर रही हूँ जहाँ इंसानों की नहीं घड़ी इसकी सुइयों की कीमत होती है, तो वहां पर मैं अपनी बेटी की शादी कभी न कराती। पूरे 7 साल हो गए हैं मेरी बच्ची को। उसने मायके की शकल तक नहीं देखी, और 7 साल बाद जब आई तो आपने उसके बच्चे को बुलवा लिया। हाँ, उसके बच्चे को उससे दूर कर दिया, जिससे दौड़ी दौड़ी वो भी उसके पीछे अपने ससुराल चली जाए। 1-2 दिन का सुकून भी मेरी बेटी का आपको बर्दाश्त नहीं होता। अरे, जैसे कहते हैं वैसे खाना बना बना कर तो खिलाती है। आपने कभी सोचा है कि जिस तरीके की आपकी इच्छाएं हैं, अगर मेरी बेटी की जगह कोई और लड़की होती ना, तो कब का आपको और आपके बेटे को छोड़कर घर चली जाती वापस। मुझे संस्कार सिखा रहे हैं, मेरे संस्कारों पर सवाल उठा रहे हैं समधी जी। मैं आपको एक बात अच्छे से समझा दूं। बेटा गौतम को चाहे बुरा ही लगे, पर एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए समधी जी। आप तो अपनी पत्नी के भी त्याग और उसके विश्वास को कभी समझ नहीं सके। आपकी पत्नी ने आपकी जी भर की सेवा की, पर आपने उसके आराम के बारे में कभी नहीं सोचा। ऐसे ही घड़ी की सुइयों पर चला चला कर आपने उनको समय से पहले ही मृत्यु लोक पहुंचा दिया, और अब आप मेरी बेटी के साथ भी वही करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, परिवार चलता है प्यार से, भरोसे से, एक दूसरे की कदर करने से, न कि घड़ी की सुइयों के हिसाब से काम करने से और लोगों को डरा कर रखने से। पापा, दिन रात काम कर करके मेरी पत्नी की तबीयत भी अब खराब रहने लगी है, और मैं नहीं चाहता कि जैसा कुछ मेरी माँ के साथ हुआ वैसा ही कुछ प्रिया के साथ भी हो। मैं ये नहीं चाहता पिताजी। मैं चाहता था कि हमारा परिवार एक होकर रहे,
पर अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपनी पत्नी की सेहत की और अपने बच्चे के भविष्य की भी चिंता करनी होगी, और ये सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता पिताजी। इसलिए मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ अलग घर में रहूंगा, और आप अपने घर में रहिए पिताजी। मैं आपसे मिलने जुलने आता जाता रहूंगा, पर अब मैं उस घर में नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी आपके हिसाब से काम नहीं कर पाएगी पिताजी। इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ था क्योंकि मैं यहाँ अलग घर का इंतजाम कर रहा था, क्योंकि प्रिया ने अब आपके साथ रहने के और आपके साथ उस घर में जाने से मना कर दिया है। समधी जी, आपको एक बात कहूंगी, बुरा मानना होगा तो मान लीजिएगा, पर गलत नहीं बोल रही हूँ। आपको परिवार अच्छा खासा मिला है, अच्छे खासे बेटा मिला, अच्छा खासी बहू मिली जो आपकी सेवा करके आपके साथ रहना चाहते थे। पत्नी तो आपको इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली ही गई थी, पर जो आपके साथ थे ना, आप उनकी भी कदर नहीं कर सके। दिन रात बस काम काम काम, यही नहीं होता परिवार में। परिवार में ये भी होता है कि एक दूसरे के लिए सहयोग की भावनाएं हो, एक दूसरे को समझा जा सके, एक दूसरे के आराम के बारे में सोचा जा सके। पर आपने मेरी बेटी के आराम के बारे में कभी नहीं सोचा। आप तो बस उसे अपने कहे में चलाना चाहते थे। वो भी एक इंसान है, कोई पालतू जानवर नहीं जिसे आप जितना चलाएंगे वो उतना ही चलेगी। पापा, अगर आपने मम्मी के आराम के बारे में सोचा होता ना, उन्हें घड़ी की सुइयों के हिसाब से न चलाया होता, उनके साथ भी थोड़ा नरमी से पेश आए होते ना, तो शायद आज मम्मी हमारे बीच में होती पापा। पापा, पर मैं ऐसे ही अपनी पत्नी के साथ भी होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा। यही कहूंगी समधी जी, भगवान ने इसीलिए आपको बेटी नहीं दी कि बेटी का दर्द आप समझ पाते, बेटी का प्यार आप समझ पाते। इसलिए भगवान ने आपको बेटी नहीं दी, बहू दी। पर बहू को भी आप बेटी न मान सके। नहीं नहीं समधन जी, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। बेटवा, तुमसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ गौतम बेटवा। मुझको इस उम्र में अकेला न करो तुम लोग। मैं हमेशा परिवार में अपनी साख बनाकर रखना चाहता था कि तुम लोग मुझसे डरो, भयभीत रहो, बस इसलिए, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं कल को तुम लोग मुझे छोड़कर चले ना जाओ। पर मैं ये भूल ही गया कि अगर ज्यादा शिकंजा कसो ना, तब पर भी परिवार के लोग छोड़कर चले ही जाते हैं। सबको आजादी देनी चाहिए, सबको सबके मन से जीने देना चाहिए। गलती हो गई बेटवा, माफ कर दो, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर तुम लोग अलग रहने लगोगे तो मेरी आधी उम्र तो वैसे भी घट जाएगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, काश मैंने परिवार में सामंजस्य चुना होता, अपनी पत्नी की भावनाओं को, उसके आराम को भी समझा होता, उसके आराम की भी व्यवस्था करता, उसे घड़ी की सुइयों के हिसाब से न चलाकर उसे उसे उसके हिसाब से जीने देता, तो आज कितना अच्छा होता। शायद आज मेरे परिवार में वो भी जिंदा होती। अपनी पत्नी को खो चुका हूँ बहू, पर बेटा और अपनी बहू, अपना पोता नहीं खोना चाहता। तुम सबको एक साथ रखना चाहता हूँ, बस इसी के लिए ये सब कुछ करता था, जिससे तुम लोग मुझसे डरो। गलती हो गई, माफ कर दो, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, अलग मत हो मुझसे। इस उम्र में तुम लोग साथ नहीं रहोगे तो ये बुढ़ा तो अकेले दीवाले देख देख कर वैसे ही मर जाएगा। पापा, लोगों को साथ में जोड़ कर रखने के लिए उन पर दबाव बनाना, उन पर शिकंजा कसना जरूरी नहीं होता, बल्कि उन्हें आजादी देना जरूरी होता है। हाँ बेटा, मैं समझ गया। मैं परिवार पर शासन नहीं करूंगा, अब मैं परिवार का सदस्य बनूंगा। मैं गीता को कल ही काम पर बुला लूंगा। मैंने देखा है, वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों को घर का काम कर करके ही पढ़ाती है। मैं भी उसे काम पर लगा लूंगा, जिससे उसके छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सके, और उसके इस काम में मैं भी उसका सहयोगी बन सकूं। बहू, तुम जब तक चाहो तब तक मायके में रह सकती हो। जब तुम आओगी ना घर, तो उस घर में तुम जैसे चाहना वैसे रहना, कोई तुम्हें रोके टोकेगा नहीं। वो तुम्हारा घर है, जैसे मन कहे वैसे रहना बहू। चलिए समधी जी, बहुत ही अच्छा हुआ कि समय रहते आपको समझ में आ गया। आपका परिवार फिर से एक हो गया, मुझे देखकर बेहद खुशी हुई। माफ करिएगा मुझे अगर मैंने जल्दबाजी में, गुस्से में आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो तो। मेरा मकसद बस इतना था कि आप अपने परिवार के साथ रहें। मैं नहीं चाहती थी कि इस उम्र में आपको आपका बेटा बहू छोड़कर जाए, इसीलिए मैंने दामाद जी को अपने घर में ही रख लिया था, इनके ससुराल में ही रख लिया था इन्हें। मैंने कहा अभी घर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, एक बार अपने बाबूजी को यहाँ आने तो दीजिए, हो सकता है मेरे समझाने से वो समझ जाए। मैं बस इतना ही चाहती थी कि आप समझ जाए और आप अपने परिवार में एक हो जाए। समझी जी, एक बात बताऊं, मैं भी एक सास हूँ, मैं भी एक बहू की सास हूँ, मेरी भी एक बहू है, आप तो जानते ही हैं। और वो हमेशा वो काम नहीं करती जो मुझे अच्छा लगे, हमेशा वो वैसे ही तो बर्ताव नहीं कर सकती ना जो मुझे अच्छा लगे। वो भी एक स्वतंत्र इंसान है, उसकी अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपनी समझ है, वो उनके हिसाब से काम करती है। कभी कभी वो कुछ ऐसा करती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर फिर भी मैं ये सोच कर संतोष कर लेती हूँ कि मेरा जमाना अब चला गया है, अब उसे ही सब कुछ संभालना है, और उसे जो ठीक लगे वो अपना उस हिसाब से संभालेगी।
हर कोई मेरे हिसाब से ही तो काम नहीं कर सकता ना समधी जी। मैं बस उसे आज़ादी देना चाहती हूँ, जिससे वो हर निर्णय को अपने हिसाब से कर सके। अगर मैं उस पर दबाव बनाकर रखूंगी तो मेरी इस दुनिया से जाने के बाद तो कोई फैसला ही नहीं कर पाएगी ना। तो देखा आपने दोस्तों, बहुओं को आज़ादी देनी चाहिए। अरे आप कब तक पकड़कर बैठे रहेंगे अपनी बहुओं को, उनको रास्ता दिखाते रहेंगे, हाँ, उन पर शासन चलाते रहेंगे। शासन चलाने से ना परिवार में एकता नहीं आती। एकता आती है आज़ादी देने से, प्रेम देने से, सद्भावना देने से और एक दूसरे का सहयोग करने से। तो आप अपनी बहुओं की सहयोगी बनिए, उन पर दबाव मत बनाइए। उन्हें ये मत बताइए कि उन्हें क्या करना है, उन्हें ये बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए। आप उन्हें सलाह दीजिए, मानना ना मानना उनकी मर्जी। और हो सकता है आपकी सलाह उन्हें अच्छी लग जाए, वरना उन्हें आज़ादी तो दीजिए। देखिए तो कि वो सब कुछ कैसे संभालते हैं। दबाव बनाकर शिकंजा कसने से परिवार में प्रेम नहीं बढ़ता। डर और दबाव में आकर कभी भी परिवार में एकता नहीं लाई जा सकती। इसी सोच के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलूंगी कल आपको एक नई कहानी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मैं तो जा रही हूँ दोस्तों, पर आप कहीं मत जाइएगा। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया वीडियो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोज़ आप तक हर दिन पहुँचते रहें। अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी कल आपको एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।